नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो हमारी संस्कृत की ऑनलाइन जर्नी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। आप सभी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कमेंट आया था कि आप हिंदी में क्यों संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक हिंदी की ग्रामर हमारी क्लियर नहीं होगी, हमें संस्कृत, क्योंकि हमारा मीडियम नहीं है, हमारा मीडियम हिंदी है, तो हम संस्कृत को भी हिंदी माध्यम से ही पढ़ेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। अन्यथा अगर मैं आपको संस्कृत मीडियम से पढ़ाऊंगी, अगर उसी एग्जाम्पल भी देती हूँ तो वही मीडियम के एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको जो संस्कृत है, जैसे सर्वनाम पढ़ाए हैं तो मैंने हिंदी में पढ़ाए सर्वनाम क्या होते हैं, लेकिन जब हमने सर्वनाम शब्द रूप पढ़े तो वे हमने संस्कृत में पढ़े थे। इसी प्रकार से संज्ञा पढ़ी थी तो संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद उपभेद जो सारे पढ़े थे वो हमने हिंदी में पढ़े थे, लेकिन संज्ञा शब्द रूप हमने संस्कृत में पढ़ा था। तो हमारा जो संज्ञा या सर्वनाम, ये सारे जो शब्द रूप आते हैं वो संस्कृत में आते हैं और हमने वही पढ़े हैं। विशेषण भी हमने वही पढ़ा है, तो उसमें सिर्फ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और हिंदी और संस्कृत की जो व्याकरण है वो भी बहुत हद तक समान है, मतलब समानता रखे हुए है। कुछ कुछ है जो चेंज है, तो उस चेंज को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तो आज हमारा है नया टॉपिक समास। उससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा कारक। कारक क्या होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कारक में जो विभक्तियाँ यूज़ होती है वो किन किन के योग में होती है, हमने सारा अध्ययन किया है। आज हम पढ़ रहे हैं नया टॉपिक समास। समास आपका बहुत जाना पहचाना टॉपिक है। क्या होता है समास आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। समास के भेद क्या है, उसके उपभेद क्या है, और उसमें क्या क्या कौन कौन सी विभक्तियाँ यूज़ होती है, या ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा होना, ठीक है। दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, जैसे हमने कोई एक पंक्ति लिखी, उस पंक्ति को छोटे रूप में लिखना, जैसे हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। हमने एक लाइन लिखी, हाथ से लिखा हुआ। जैसे ही हम इसे समास में बदलेंगे, यानी सामासिक पद यानी कि समस्त पद में बदलेंगे, तो वो हो जाएगा हस्तलिखित। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ। हमने इतना लंबा न बोलकर हमने सिर्फ एक शब्द बोला, हस्तलिखित, ठीक है। इसी प्रकार से समास क्या हुआ, छोटा रूप, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बड़े हैं, यानी कि अधिक अक्षरों में, अधिक शब्दों में कोई वाक्य लिखा गया है और हमें उसे छोटा रूप देना है, तो वो समास कहलाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारी जर्नी पर, हमारी यात्रा पर, कि समास क्या होता है। समास है, समास यानी कि छोटा रूप, क्या कहेंगे हम इसे, छोटा रूप, ठीक है। परिभाषा इसकी, दो अथवा दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर, क्या मिलने पर एक नया स्वतंत्र पद बनता है, उसे समस्त पद अथवा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद किस प्रकार कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ आपको एक उदाहरण दिया था, यहाँ पर हस्तलिखित, ठीक है। तो जब हमने यहाँ हस्तलिखित लिखा है तो ये हस्तलिखित क्या है, समस्त पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समस्त पद। समस्त पद यानी कि समास, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पर उस समस्त पद यानी कि सामासिक पद को विग्रह करेंगे, यानी कि हम तोड़ेंगे इसे, तो ये हो जाएगा हमारा हाथ से लिखित। क्या हो जाएगा, हाथ से लिखित, इसे कहेंगे। ये जो हाथ से लिखित इतने तीन शब्दों का जो एक वाक्य बना हुआ है, उसको हमने एक सामासिक पद यानी कि समस्त पद में बनाया, वो कौन सा है, हस्तलिखित। इसी प्रकार से कहने का मतलब यह है कि समास का मतलब क्या हुआ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, छोटा रूप बनाना। किसी भी वाक्य को छोटे रूप में बनाना ही समास कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि उसे समस्त पद अथवा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों या शब्दों अथवा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है।
अव्ययों का। अव्यय किन्हें कहते हैं? अविकारी शब्दों को। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? जो परिवर्तित नहीं होते हैं, लिंग वचन काल किसी भी आधार पर उनका कोई भी रूप परिवर्तित नहीं होता है। और है तो वो और ही रहेगा। और बीच में जो विभक्तियां आई है के, लिए, को, से, में, पे, पर, जो भी विभक्ति आई है प्रथमा का यूज होता है। तत्पुरुष में जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि विभक्तियां कहाँ यूज होती है, तो वो सब विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कि वे छुप जाती है, लुप्त हो जाती है, उन्हें हटा दिया जाता है और हमारा यहाँ सामासिक पद बनकर आ जाता है। कैसे विभक्ति? जैसे हमारे यहाँ पर से आया है, ठीक है, हाथ से लिखित, हस्तलिखित। हमने जब कारक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था से क्या? करण से, ठीक है। जब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी कि जब हम किसी साधन का यूज करके, किसी वस्तु का उपयोग करके कोई कार्य करते हैं तो वहाँ करण कारक आता है। और करण कारक से ये देखो, ये जो हमारा सामासिक पद यानी कि समास विग्रह किया हमने इस सामासिक पद का, तो यहाँ पर जो से आया है वो कौन सा चिन्ह है? करण कारक का चिन्ह है। अब करण कारक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी साधन के माध्यम से यानी उसके द्वारा, अब हाथ से लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं हाथ के द्वारा लिखा गया, हाथ के द्वारा लिखा गया। किससे लिखा गया? हाथ से, ठीक है। कलमें लिखती यानी कलम से लिखा गया, ये कलम के द्वारा लिखा गया। पेन, कलम क्या होता है? पेन होता है। तो यही इसका अर्थ है कि जो विभक्तियां होती है वो सामासिक पद में लुप्त हो जाती है। यहाँ हमने से नहीं लगाया, देखिए ना हमने के द्वारा लगाया, तो सामासिक यानी कि कोई पंक्ति है, कोई वाक्य कहा गया है, उस वाक्य को जो हम समस्त पद बनाते हैं यानी कि सामासिक पद बनाते हैं, तो उसमें से और जितनी भी विभक्तियां होती है वे सारी लोप हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और ये जो विभक्तियां और अव्यय होते हैं, अव्यय यानी कि जो अपने लिंग वचन काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, जितने भी अव्यय है और अगर वे आए हैं वाक्य के अंदर, वे सामासिक पद बनाने में यानी समास बनाने में यानी समस्त पद को बनाते समय वे सारे लुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा समास की परिभाषा और उसका भेद है ये से, ठीक है। अब हम आते हैं समास के भेद। मुख्य तौर पर समास के कितने भेद होते हैं हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा अव्यय भाव समास, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। अब देखिए हमने मुख्य तौर पर 6 भेद पढ़े हैं, हमने लाइन से पढ़े हैं। पहला अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास और फिर बहुब्रीहि समास, ठीक है, 6 भेद पढ़े। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अव्यय भाव समास सेपरेट है, तत्पुरुष समास भी ये सेपरेट है यानी ये अलग से है, लेकिन जो कर्मधारय समास और द्विगु समास है वे अलग से नहीं है, इनका रूप अलग नहीं है। ये तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। किसके भेद माने जाते हैं? तत्पुरुष समास के, ठीक है, इसके भेद माने जाएंगे। तत्पुरुष समास का पहला भेद हो गया कर्मधारय समास और फिर उसका दूसरा भेद हो गया द्विगु समास। फिर द्वंद्व समास हमारा सेपरेट है यहाँ पर और फिर ये बहुब्रीहि समास आ गया। इस प्रकार से हम 6 समास का आज स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इन 6 समास में सामासिक पद किस प्रकार बनाए जाते हैं और किस प्रकार से जो समास विग्रह है उसको सामासिक पद बनाना और सामासिक पद को समास विग्रह करना है, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते समास के ये भेद पढ़ेंगे, पूरा चार्ट अच्छे से दिया हुआ देखिए। पहला है अव्यय भाव समास, ये तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को 3 भागों में बांटा गया, पहला कर्मधारय, दूसरा द्विगु समास और नंबर 3 पर नंज समास, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर 3 नंबर पर आता है द्वंद्व समास और 4 नंबर पर आता है हमारा बहुब्रीहि समास। हिंदी में 6 समास दिए हुए हैं और संस्कृत में 4 समास दिए हुए हैं। वे 4 इस प्रकार है, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष के भेद माने गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब समास की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर ही समास विग्रह होगा और उन विशेषताओं के आधार पर ही सामासिक पद बनेगा, ठीक है। समास विग्रह और सामासिक पद से समझ रहे हैं आप लोग कि समास विग्रह क्या है? जो एक शब्द बनाया है, छोटा रूप बनाया है, उसको टुकड़े करना और जो टुकड़े किए हुआ वाक्य है उसको छोटा बनाना सामासिक पद हो गया, ठीक है। तो क्या क्या विशेषताएं है इसकी हम देखते हैं। पहली है
समास में दो पदों का योग होता है। बिल्कुल, कितने पदों का योग होता है? दो पदों का। जैसे हम यहाँ लिखते हैं नील और कमल, नीला और कमल, दो पद है यानी कि दो शब्द है और अलग अलग है। इन दोनों पदों का योग होता है। हम यहाँ पर इनको प्लस कर देते हैं तो हमारा जो शब्द बनकर आता है वो बनकर आएगा यहाँ पर नील कमलम, नील कमलम। ठीक है, ये कमलम आ जाएगा यहाँ पर, नील कमलम। तो दो पदों का योग हुआ, नीला और कमलम, यानी कि जो कमल है वो कैसा है? नीला है। तो ये जो समास विग्रह किया हुआ है, इस समास को सामासिक पद बनाया है नील कमलम। तो नील कमल क्या है? सामासिक पद, समस्त पद यानी कि समास है। ठीक है, तो समास में दो पदों का योग होता है। तो ये हमारे दो पद है, इनका दोनों का योग हो गया और योग होने के बाद एक सामासिक पद बन जाता है। दूसरा है हमारा दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए, एक पद का रूप धारण कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 3 पर। दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। अब हम यहाँ लिखते हैं नीला है कमल, नीला है कमल, तो हम यहाँ लिखेंगे नील कमलम। तो बीच में ये जो है इसका लोप हो गया, यहाँ है ही नहीं। हमने जब दो पद को मिलाया, जब हमने एक पद बनाया दो पद को, तो उसमें से जो विभक्ति थी या जो अव्यय थे या जो और था, जो भी था उसमें से वो सारा लुप्त हो जाता है, यानी कि वहाँ से हट जाता है और एक पद बनकर आ जाता है। चौथा है हमारा दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है। बिल्कुल, अब इसमें देखिए नीला है कमल, कमल तो एक फूल है, ठीक है, लेकिन उसकी विशेषता क्या बताई है? नीला है। तो यहाँ क्या है? पहला पद प्रधान है। इसी प्रकार से कभी दूसरा पद प्रधान होता है और कभी कभी दूसरा पद प्रधान होता है। समास में दो पद होते हैं, जो पहला वाला, ये जो पहला शब्द होता है उसको पहला पद कहा गया है, ये जो दूसरा शब्द होता है इसे दूसरा पद कहा गया है। और अगर इन दोनों के अर्थ में कोई तीसरा अर्थ निकलता है उसे अन्य पद कहा गया है। ठीक है, तो इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद, जो पहला होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। तो दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है और कभी दूसरा पद प्रधान होता है और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, कभी कभी दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं नंबर 5 पर। समास होने पर संधि भी हो सकती है। बिल्कुल, हम समास केवल दो सामासिक शब्दों का योग नहीं होता है, इसमें संधि भी कर सकते। कभी कभी समास संधि का भी रूप ले लेता है तो वो भी समास ही माना जाएगा, संधि में नहीं आएगा। कुछ भेद ऐसे हैं, कुछ समास के भेद ऐसे हैं जो संधि में भी उपयोग होते हैं और कुछ संधि के भेद मतलब उसके जो उदाहरण है वो ऐसे हैं जो समास में भी होते हैं और समास के कुछ उदाहरण संधि में भी उपयोग में लिए जाते हैं उदाहरण के तौर पर। किंतु ऐसा अनिवार्य नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, वो कभी कभी होता है और संधि के सारे उदाहरण समास में आए। तो हम अब आगे चलते हैं। हमारा पहला जो समास है वो है अव्यय भाव समास। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? अव्यय। अव्यय क्या है? हमने जब अव्यय पढ़े थे तो क्या सीखा था? ये क्या है? अविकारी शब्द। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तित, यानी कि अपरिवर्तन। ठीक है, जिसमें परिवर्तन न हो, जिन शब्दों का परिवर्तन न हो, ठीक है, वे कहलाते हैं अव्यय। अब यहाँ है अव्यय भाव समास, यानी कि अव्यय भाव समास में क्या होता है? देखिए कि इस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद, सामासिक शब्द को जब समास विग्रह करते हैं तो दो पद सामने आते हैं। दो पद में पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो पूर्व पद अव्यय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अव्यय। जैसे हिंदी में बताती हूँ मैं आपको, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति का मतलब क्या होता है? ताकत, और यथा क्या हो गया? यहाँ पर अव्यय हो गया। अब ये यथा शब्द क्या है? अव्यय में आएगा, यानी कि किसी लिंग वचन काल किसी के अनुसार ये परिवर्तित नहीं होगा। तो पहला पद पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद अनव्यय होता है, किंतु समस्त पद अव्यय हो जाता है। इसी के कारण अगर पहला पद अव्यय है तो ये पूरा का पूरा पद अव्यय गिना जाएगा, इसलिए ये अव्यय भाव समास कहा जाएगा। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, इस अव्यय की प्रधानता होती है, इसलिए संस्कृत में कहा गया है
पूर्व पद प्रधानो अव्यय भावः, यानी कि जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्यय भाव समास कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण है, देखिए, धान्येन अर्थ, धान्यार्थः, कृष्णम श्रित, कृष्णाश्रितम, यानी कृष्ण को प्राप्त, दुखम अतीतः, दुखातीतः, यानी दुख को पार कर गया हुआ, व्यासेन कृतम, व्यास कृतम, यानी व्यास द्वारा किया हुआ कार्य, ठीक है, शंकुलया खंडः, शंकुला खंडः, शंकुल यानी कि सरिता, सरिता क्या होती है, नदी से खंड किया हुआ, ठीक है। इस तरह से ये अव्यय भाव समास है। और भी है इसके अंदर अव्यय भाव समास में, जैसे प्रतिदिनम, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रतिदिनम, तो हम यहाँ लिखेंगे दिनम दिनम, दिनम दिनम, दिनम दिनम यानी कि रोज, प्रतिदिनम यानी हर रोज, ठीक है, संस्कृत में दिनम दिनम कहा जाएगा। अब प्रत्येक, प्रत्येक का ये जो समास विग्रह होगा वह होगा एकम एकम या फिर एक एक, ठीक है, इस तरह से ये होगा। तो ये है हमारे अव्यय भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होना चाहिए। अव्यय एक तरह से देखिए क्या होता है, उपसर्ग भी कहे जाते हैं, अव्यय उपसर्ग की तरह ही होते हैं। तो पहला पद अव्यय है, यानी कि पहला पद प्रधान है, तो वे कौन सा समास हो गया, अव्यय भाव समास। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे नंबर पर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है। परलिंग तत्पुरुष, परलिंग तत्पुरुष का मतलब होता है कि जो तत्पुरुष है उसके उत्तर पद की जो लिंग होती है वही पूरे शब्द की लिंग मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि तत्पुरुष समास होने पर समस्त भाग को उत्तर पद का लिंग प्राप्त हो जाता है, अगर वो किसी भी लिंग में हो। लेकिन उत्तर पद का जो लिंग है, चाहे वो एक पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसकलिंग में हो, लेकिन जब सामासिक पद बनाएंगे, हम समास विग्रह को सामासिक पद में बनाएंगे, यानी समस्त पद बनाएंगे, समास बनाएंगे उसमें, तो वह उसी लिंग का हो जाएगा जो उत्तर पद का लिंग होगा, ठीक है। अब इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे देखिए हस्तलिखित, यानी कि हाथ से लिखित, लिखित का मतलब लिखा हुआ, तो यहाँ सामासिक पद क्या बनेगा, हस्तलिखित, ठीक है। तो ये जो लिखित का जो लिंग है वही हाथ का लिंग माना जाएगा, यानी नपुंसकलिंग हो जाएगा। फिर आएगा कलम से लिखित। अब कलम क्या होता है, पेन, ठीक है, हमारा जो पेन है उसको कलम कहते हैं। तो यहाँ हमारा सामासिक पद बनकर आएगा कलमेन लिखती, यानी कलम से लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से उदाहरण आएंगे इसमें, यानी कि ये जो हमारा उत्तर पद है ये प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान हुआ है, हाथ से क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। कलम से क्या कार्य किया गया है, लिखा गया है। तो ये जो उत्तर पद है ये निर्धारण करेगा कि पूरे सामासिक पद का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है जो अव्यय होता है, यानी कि उपसर्ग जैसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम कारकीय चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। अब देखिए तत्पुरुष समास में हमने जब कारक पढ़े थे, जो जितने भी कारक थे वो सारे नहीं आते, इसमें कर्ता कारक को छोड़कर और अधिकरण कारक तक तत्पुरुष समास में आते हैं। उस कारक के अनुसार यानी उस विभक्ति के अनुसार इसमें उदाहरण दिए गए हैं और उन्हीं चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को बांटा गया है। तो पहला पद है इसमें कर्म तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, इसमें मतलब कर्ता जो कारक है वो तत्पुरुष में शामिल नहीं किया गया है, कर्म से शुरू किया गया है और अधिकरण तक समाप्त किया गया है, ठीक है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष, तो कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो सुख प्राप्त, सुख प्राप्त यह हमारा सामासिक पद है, और हमने जब समास विग्रह किया है तो सुख को प्राप्त, यानी कि उसे सुख प्राप्त हो गया, वह सुख को प्राप्त हो गया है, ठीक है। विदेश गतः,
विदेश गतः यानी विदेश को गतः, विदेश को गया है, वो विदेश पे गया है। अवलोकन गमन, अवलोक गमन यानी कि अवलोक को गमन, ठीक है, वो देखने को गया है। अवलोक यानी देखना, वह देखने को गया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो को चिन्ह आया है, जब भी हम समास विग्रह करते हैं, सामासिक पद का जब हम समास विग्रह करते हैं और को चिन्ह आता है तो वह कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अगर आपके ऑप्शन में कर्म तत्पुरुष आता है तो आपको कर्म तत्पुरुष करना है, और केवल तत्पुरुष और अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु इनमें से कोई ऑप्शन आते तो आपको तत्पुरुष समास को ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। दूसरा जो भेद है वो है करण तत्पुरुष। अब चिन्ह क्या थे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, ये आ गया हमारा से और के द्वारा, यानी कि जो कार्य किया गया है वो किससे किया गया है या किसके द्वारा किया गया है, यह इसका चिन्ह है और यही इसका अर्थ है। मद मस्त यानी कि मद से मस्त, मद क्या होता है? नशा, नशे से मस्त है वो, उसको नशा हो गया और वो नशे के कारण मस्त हो गया है, यानी कि नशे के द्वारा मस्त हो गया है। शोकाकुल, शोक से, शोक के कारण वह आकुल हो गया है, यानी कि बेचैन हो गया है शोक के द्वारा, ठीक है। फिर है गुण मुक्त, गुणों से मुक्त, ठीक है, जब गुण से मुक्त या गुण से युक्त, गुण युक्त हो गया, गुण से युक्त, जब भी छोड़ने की या अपनाने की जो क्रिया होती है उसमें करण तत्पुरुष आता है से या के द्वारा, ठीक है। मन चाहा, मन से चाहा हुआ, ठीक है, मन से चाहा हुआ, जब ये परसर्ग आते हैं, परसर्ग का मतलब होता है ये जो चिन्ह आता है से, तो वह करण तत्पुरुष कहलाएगा। और अगर कारक का चिन्ह नहीं है, मतलब कि कारक उसमें नहीं रखे गए हैं और केवल तत्पुरुष रखा गया है, तो आपको टिक तत्पुरुष करना है, ठीक है। जब भी हम समास विग्रह करते हैं और कार्य के चिन्ह आते हैं, यानी कि कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, इस तरह से चिन्ह आते हैं समास विग्रह करते समय। शब्दों के बीच में पहले पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में इस तरह से जो चिन्ह आते हैं तो वे सारे के सारे उदाहरण तत्पुरुष समास को जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तीसरा हमारा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का जो चिन्ह है के लिए एक को भी आता है, ठीक है, के लिए को। दान पेटी, दान के लिए पेटी, तो जो के लिए आ गया है तो वो कौन सा तत्पुरुष हो गया? संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, यानी कि गणेश जी को नमस्कार, नमः यानी कि नमन बोल सकते हैं हम, नमस्कार बोल सकते हैं, गणेश जी को नमन। इस तरह से जब को शब्द आया है या फिर गणेश जी के लिए, हम इस गणेशाय नमः को गणेश जी कौन है? ईश्वर है हमारे, जो गणपति बाबा है, उन्हें कहते हैं गणेश जी के लिए नमन, ठीक है, नमस्कार, ठीक है। तो के लिए भी आ गया इसमें और को भी आ गया, तो ये जब दोनों चिन्ह आते हैं, ये दोनों कार के चिन्ह आते हैं, तो वे संप्रदान तत्पुरुष को प्राप्त होते हैं, यानी कि वो कौन सा तत्पुरुष होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसमें भी मैं आपको यही कहूंगी कि अगर संप्रदान नहीं आता है, कारक नहीं आता है, तो भी आप इसे तत्पुरुष ही मानेंगे, क्योंकि जब कारकीय चिन्ह आते हैं समास विग्रह करते समय, तो हमें उसे तत्पुरुष समास में ही रखना है, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कारक के सारे चिन्ह इसमें रखे गए हैं। फिर है दूसरा है हमारा पूजा घर, पूजा के लिए घर, ठीक है, के लिए आ गया, ये तत्पुरुष हो गया। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, यानी कि पढ़ने के लिए, पाठ यानी कि पढ़ने के लिए शाला, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह किया हुआ, यानी कि विद्रोह किया हुआ, जो भी सत्य के लिए कार्य किया गया है वह संप्रदान तत्पुरुष में आएगा। जब के लिए चिन्ह आता है, के लिए और को चिन्ह आता है, तो वे सारे के सारे संप्रदान तत्पुरुष में यानी तत्पुरुष में चले जाएंगे। अब आगे आता है हमारा अपादान तत्पुरुष। इसमें होता है से या अलग होने के अर्थ में। जब भी कोई
वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है या एक व्यक्ति दूसरी स्थान से अलग होता है, जब अलग होने की क्रिया होती है तो वहां पर अपादान तत्पुरुष आता है, अपादान कारक आता है। आप सभी को पता है, जब हमने कारक पढ़े थे उसमें अच्छे से पढ़ा था कि अपादान कारक क्या है। ठीक है। नेत्र से हीन, नेत्र से हीन यानी कि उसकी आंखें चली गई है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? नेत्रहीन। ठीक है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त। जलहीन, जल से विहीन, जल में नहीं है। ठीक है, तो जो भी अलग हो गया है यानी कि रोग से मुक्त हो गया, उससे रोग भाग गया है, वह कार्य से दूर हो गया है, वो जल के बिना है यानी कि जल उसके पास अभी नहीं है, वो पानी नहीं पिया हुआ, यानी कि पानी और जल के बीच में दूरी है। तो ये जो अलग होने की क्रिया है यानी कि ये जो से है वो देखो करण में भी आता है और अपादान में भी आता है। तो करण में तो किसी साधन से युक्त कार्य किया जाता है जब से आता है, और अपादान में जो से है वो अलग होने की क्रिया है। पेड़ से पत्ता गिरा, पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति, तो पेड़ से पत्ता गिरा, जैसे गिरने की क्रिया हुई है तो वो अलग हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गया। तो अलग होने की क्रिया में कौन सा कारक लगेगा? अपादान कारक और अपादान तत्पुरुष। ठीक है, ये हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे चलते हैं हम संबंध तत्पुरुष। हमारा जो 5th नंबर का है संबंध, संबंध होते हैं हमारे का, के, की। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से या एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी वस्तु से या किसी अलग संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताना क्या कहलाता है? संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। सिर दर्द, सिर का दर्द। सेना नायक, सेना का नायक। मातृभूमि, मातृ की भूमि। और प्राणनाथ, प्राणों के नाथ। ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजमहल, राजा का महल। इस तरह से आप कई उदाहरण दे सकते हैं जिनमें संबंध बताया है। ठीक है, राजपुत्री, राजा की पुत्री। ठीक है, इस तरह से आप कई उदाहरण लेकर बना सकते हैं जिसमें संबंध तत्पुरुष समास को रखा गया है। आगे चलते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण के चिन्ह है मैं, पे, पर, यानी कि उसके ऊपर जब रखा जाता है। ठीक है। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, अंदर है वो व्यवहारिक व्यक्ति है, व्यवहार में कुशलता है, इसलिए उसमें मैं लगाया है। यानी कि ये जो हमारा चिन्ह आया है कारकीय चिन्ह, क्या बताया है कि जो कारकीय चिन्ह है, जो कारकीय चिन्ह है वे ही समास में रखे जाएंगे, अन्यथा ये कारक अलग हो जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास क्या कह रहा है कि जब ये तो है हमारा सामासिक पद, इस सामासिक पद को समास वगैरह करेंगे तो जब कार्य के चिन्ह आते हैं तो वे उसी कारक के तत्पुरुष हो जाते हैं जिसके वो चिन्ह आते हैं। ठीक है। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। गृह प्रवेश, घर, गृह में यानी कि घर में प्रवेश। जग बीती यानी जग पर बीती, संसार पर बीती। तो ये कौन सा तत्पुरुष समास आ गया? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। अब चलते हैं हमारा कर्मधारय समास। हमारा तत्पुरुष समास पूरा हो गया है, कारकीय चिन्हों में होता है। तत्पुरुष समास बहुत बड़ा समास है देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये कारकीय चिन्हों में होता है, जितने कारक है उतने भेद हो गए उसके बाद तत्पुरुष समास के 3 भेद और होते हैं संस्कृत में, कर्मधारय समास, द्विगु समास और नंद तत्पुरुष समास। ठीक है। अब पहला, फिर उसका जो पहला भेद है कर्मधारय समास का, तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। समानाधिकरण का मतलब होता है समान अधिकार रखता है। ठीक है, समान अधिकार रखने के कारण इसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों पद समान विभक्तियों वाले होते हैं। ठीक है, जो पूर्व पद की विभक्ति होगी वही उत्तर पद की विभक्ति होगी, इसलिए समान अधिकार वाले समास इसे कहा गया है। इसमें विशेषण, विशेष्य तथा उपमान या फिर उपमेय होते हैं। विशेषण होता है क्योंकि इस कर्मधारय समास की परिभाषा यही है कि जिसका पहला पद यानी कि पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, यानी कि उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों से वे विशेषण होते हैं, जिसका पूर्व पद विशेषण होता है वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। कहीं
कहीं पर दोनों ही पद विशेष्य या विशेषण हो सकते हैं, और कहीं कहीं पर उपमान और उपमेय में अभेद स्थापित होते हुए रूपक कर्मधारय हो जाता है। रूपक का मतलब होता है उपमान और उपमेय पर आरोपित होना। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है कृष्ण सर्पः, कृष्ण यानी काला, कृष्ण का मतलब क्या होता है काला, सर्प यानी सांप, यानी कि कृष्ण सर्प काला सांप। महान पुरुष, अब ये जो कृष्ण है ये क्या है काला, एक रंग बताया गया है, और ये रंग क्या है विशेषण। ठीक है, ये रंग क्या है विशेषण, और ये कौन सा पद है पहला पद यानी कि पूर्व पद। ठीक है, ये कृष्ण क्या है पूर्व पद और सर्प क्या है उत्तर पद। ठीक है, तो जो उत्तर पद की विभक्ति होगी वही पूर्व पद की विभक्ति होगी, और इसमें जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है, और जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें जो सर्प यानी सांप की क्या विशेषता बताइए कि वह काला है। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। महान पुरुष, पुरुष की क्या विशेषता बताइए कि वो कैसा है महान है, यानी कि पहला पद क्या है पूर्व पद क्या है विशेषण। सतम वेद यानी कि सच अच्छा वेद, सतम का क्या मतलब होता है अच्छा वेद, यानी जो वेद है वो कैसा है अच्छा है। तो अच्छा ही क्या हो गई उसकी विशेषता, और ये इसका पहला पद यानी पूर्व पद है। महत् काव्यम यानी कि महाकाव्य, और महाकाव्य यानी कि बड़ा बहुत अच्छा काव्य। तो काव्य की विशेषता बताइए कि ये महान काव्य है। इसमें देखिए सभी में पहले पद में विशेषण है, तो विशेषण जब पहले पद में होगा तो वो कौन सा कारक कहलाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा समास कहलाएगा कर्मधारय समास। अब है द्विगु समास। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। द्विगु समास में क्या होता है कि संख्या पूर्वी द्विगु, संख्या पूर्वी द्विगु का शाब्दिक अर्थ है कि पहला पद संख्यावाची हो, वह द्विगु समास है। पहला पद, दो ही पद होते समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद संख्यावाची है तो वे द्विगु समास में आ जाते हैं। संख्यावाची जैसे ऐसा नहीं 1 2 3 ऐसा नहीं, संख्यावाची जैसे नवरात्र है, षणमातुर है, षटगंगा है, ठीक है, त्रिवेणी है, नवरत्न है, इस चौराहा है, इस तरह से जब शब्द आते हैं, या फिर त्रिभुवन है, चतुर्मास है, ठीक है, 12 मासा है, इस तरह से जब अष्टछाप, अष्टछाप क्या है कवियों का समूह है, यानी कि जो संख्या पहला पद संख्यावाची हो वे द्विगु समास के अंतर्गत रखे जाएंगे। संख्या पूर्वी द्विगु, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई संज्ञा, अर्थात द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है, और उसके बाद संख्यावाची के बाद जो उत्तर पद होता है, यानी कि पहला पद संख्यावाची और जो दूसरा पद होता है वो उस संख्या का समूह, ये जो ग्रुप है उस ग्रुप का बताता है कि वो किसका, अगर नव क्या है रात्रि, यानी रात्रियों का समूह है, 9 रात्रियों का समूह है, तो वो समूह का बोध कराता है, तो वो कौन सा समास हो जाता है द्विगु समास हो जाता है। द्वे मातुर, द्वे का मतलब क्या होता है 2, और मातुर का मतलब माता। द्वयो मातरा अपत्य पुमान, यानी कि 2 माताओं का जो पुत्र होता है उसे द्वे मातुर कहते हैं। क्षण मातुर, क्षणानाम मात्रणाम अपत्य युमान, यानी कि 6 माताओं का पुत्र होता है उसे क्षण मातुर कहते हैं। पांचजन्यम, पंचानाम जनानाम भाव कर्मण, यानी कि 5 जनों का जो होता है वह पंचानाम जनन्य कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से और भी लिख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज, चतुर्भुजः हम यहाँ लिख सकते हैं 4 भुजाओं का समूह, ठीक है, और पंचवटी, पंचवटी, वटी का मतलब क्या होता है बगीचा, और पंच का मतलब 5 बगीचों का समूह पंचवटी कहलाता है। इस तरह से पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, तो वे क्या हो जाते हैं द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नंज समास। नंज समास भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद कहलाता है। तत्पुरुष समास, नंज का मतलब होता है न, क्या होता है न, नहीं है। नंज न का सुबंत के साथ समास नंज समास कहलाता है। यदि उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो तो नंज तत्पुरुष, यदि अन्य पद की प्रधानता हो तो न हो जाता है। अगर उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है तो नंज तत्पुरुष आ जाता है,
और यदि अन्य पद किसी और के बारे में बताते हैं तो वो न होता है। कैसे? अन्य पद कहाँ होता है? आगे के समास में हम पढ़ेंगे कि अन्य अर्थ कहाँ होता है। ठीक है, अमोघ, अमोघ, अ का मतलब क्या होता है? न यानी नहीं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा सत्य, सत्य यानी सच। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि राम सत्य बोलता है। ठीक है, यानी कि वो सच बोलता है। फिर हम बोलते हैं कि राम असत्य बोलता है, तो अ क्या हो गया? यहाँ पर अ उपसर्ग लगाते ही न हो गया कि राम सत्य नहीं बोलता है। न यानी कि नहीं। तो यहाँ देखिए हमारा मोघ के साथ अ लगा है, तो अ लगते ही अ न मोघः, इस अ को हमने न में बदल दिया, यानी कि न मोघः, ये नंज तत्पुरुष हो गया। अब लिखते हैं अपुत्रः, न पुत्र यस्य से, जिसका कोई पुत्र नहीं है, कोई अन्य अर्थ निकलता है, तो अन्य अर्थ निकलता है बहुब्री में, तो नंज बहुब्री हो जाएगा। नंज अपने सामासिक विग्रह करने की बात तय करता है कि वो कौन सा नंज है, तत्पुरुष में आएगा या बहुब्री में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व से एक शाब्दिक अर्थ आता है। द्वंद्व देख लीजिए, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए कोई युद्ध हो गया है ना, तो दो प्रतिद्वंदी है, दोनों हैं, तो दोनों ही प्रधान है। मान लीजिए राजा, एक राजा को ले लेते हैं। ठीक है, एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करने गया, तो क्या एक में से कोई राजा प्रधान और कोई अप्रधान हो सकता है? दोनों ही प्रधान है। ठीक है, तो द्वंद्व से आप एक ट्रिक है कि जिसमें दोनों राजा प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। वो कहने का मतलब है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद कैसे प्रधान हुए? मान लीजिए हमने यहाँ लिखा माता पिता, अब हम समास विग्रह करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं माता और पिता। अब देखिए इसमें दो पद है, ये तो है हमारा पूर्व पद और ये हमारा उत्तर पद। तो देखिए पूर्व पद भी प्रधान है यानी कि माता भी प्रधान है, और उत्तर पद भी प्रधान है यानी कि पिता भी प्रधान है। और सामासिक शब्द बनाने के बाद ये जो और है इसका लोप हो जाता है, यानी कि ये लुप्त हो जाता है, और इस तरह से पद बनकर आता है माता पिता। इसको संस्कृत में माता पितरों भी कह सकते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में बीच में और, तथा, अथवा, या और संस्कृत में च आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में केवल च लगता है। क्या लगता है? च। ठीक है, दो दो द्वंद्वम यानी कि दो दो की जोड़ी, और जोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, माता के साथ भाई नहीं ले सकते आप, माता के साथ बहन नहीं ले सकते, माता के साथ नानी नहीं ले सकते, जोड़ी होनी चाहिए यानी युगल होना चाहिए। उस जोड़ी के बीच में च का उपयोग होगा जब हम समास विग्रह करते हैं। दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है, दोनों की जोड़ी होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अथवा उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वम, उभय यानी कि दोनों, उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है, जैसे धर्मच अर्थच, हम यहाँ धर्मार्थ लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए धर्म और अर्थ, धर्म और, अब और की जगह हम हिंदी में हम बोल सकते हैं धर्म और अर्थ, और संस्कृत में जब हम विग्रह करेंगे धर्म च अर्थ च, दोनों में च लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया धर्मार्थ कामः। अब यहाँ तीन आ गए हैं तो धर्म च अर्थ च काम च, तीनों आ गए हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं माता पितरों, माता पितरों। ठीक है, यानी कि माता च पिता च। एक और लिख सकते हैं हम यहाँ पे राम कृष्णों। ठीक है, समासिक पद में हम इस तरह से लिखेंगे मात्रा लगाकर रामकृष्ण। अब हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रामश्च कृष्णश्च। ठीक है, ये हमारा समास विग्रह हुआ। रामकृष्णो रामश्च पितरश्च, भ्रातरो
भ्रातृच भ्रातृच, यानी कि दो भाई है तो भ्रातृच भ्रातृच, भाई और भाई। इस तरह से हम समास विग्रह इसमें द्वंद्व समास में करेंगे। आगे चलते हैं हम हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखिए न पहला पद प्रधान होता है न अन्य पद प्रधान, मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें अन्य अर्थ निकलता है, किसी और व्यक्ति के बारे में कहा गया है वह प्रधान होता है। देखिए क्या कहता है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, जिसमें अन्य अर्थ प्रधान होता है। अनेक मन्य पदार्थ जिस समास में समस्त पदों में विद्यमान दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर तीसरे यानी कि अन्य पद की प्रधानता होती है, उसमें अनेक प्रथमांत सुबंत पदों का समस्यमान, मतलब समस्त पदों में अन्य पद के अर्थ में समास होता है, यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। इसमें अन्य पद यानी कि शब्द प्रधान होता है, ठीक है। जैसे शुक्लम अंबरम यस्या सा, तो क्या कहेंगे उसे, शुक्लांबरा, ठीक है। लंबम उदरम यस्य स, कौन है लंबोदर, कौन है यहाँ पर लंबोदर, किसका होता है, गणेश, यानी गणेश जी का, ठीक है। महान आत्मा यस्य से, महान है आत्मा जिसकी, जिसके बारे में कहा गया है। या हम यहाँ कैसे कह सकते हैं, दशः आनन यस्य स, क्या कहेंगे, दशानन। और दशानन कौन होता है यहाँ पर, रावण। या कह सकते हैं नीलकंठ, नीलकंठ यस्य स, यानी कि जिसका नीला कंठ है, कौन है यहाँ पर, शिव, ठीक है। किसी और के बारे में बताया गया है, ना तो यहाँ पे शुक्लम के बारे में बताया है, ना यहाँ अंबर के बारे में बताया, यहाँ शुक्लांबरा के बारे में बताया है। लंबम उदरम यस्य से, जिसका पेट बड़ा होता है, लंबा होता है, उसे क्या कहते हैं, लंबोदर। लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, ठीक है। महान आत्मा यस्य से, जो महान आत्मा है, किसी महान आत्मा के लिए कहा गया है तो वह उसका अन्य पद प्रधान होता है। दशा आनन यस्य से, जिसके 10 मुख है, यानी कि 10 मुख वाला कौन है, दशानन। और दशानन कौन होता है, रावण होता है। यहाँ दशानन से मतलब यहाँ दश और आनंद को मिलाया नहीं है। यहाँ बहुब्रीहि समास में देखिए संधि मिलेगी आपको, जो हमने पहले पढ़ा था, अभी कुछ समय पहले पढ़ा कि संधि कहीं कहीं पर संधि भी होती है समास में, तो यहाँ बहुब्रीहि समास में आपको संधि मिल रही है। अ और उ मिलके ओ बन गया, अ और ये जो व्यंजन है इसमें अ जुड़ गया तो शुक्लांबरा बन गया। ये महान आत्मा, इसमें आ की मात्रा लगी, महात्मा हो गया। इसी तरह से दश आनंद में ये आ जुड़ गया तो दशानन हो गया। ये देखिए आपको संधि मिल गई है। और यहाँ आ गया नीलकंठ यस्य से, यानी कि नीलकंठ, इसे क्या कहेंगे हम, नीलकंठ, ठीक है। तो नीलकंठ कौन होते हैं, यहाँ पर शिव होते हैं। कुछ उदाहरण आपको ऐसा लगेगा कि ये कर्मधारय के समान है, लेकिन कर्मधारय में क्या होता है, यस्य स वाले चिन्ह नहीं आते हैं, ठीक है। कर्मधारय समास में इस तरह के चिन्ह नहीं आते हैं, उसमें केवल पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुब्रीहि समास में क्या होता है, न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है, किसी तीसरे यानी कि अन्य अर्थ की ओर संकेत किया जाता है, वह बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो आज हमारा यह समास का टॉपिक पूरा हुआ है हमारा। आप लोग कह रहे थे कि समास पढ़ाइए मैम, तो आज हमारा समास पढ़ लिया है हमने, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ के फिर हाजिर होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये जो समास के टॉपिक है इसमें कुछ चीज़ें क्या समझ में नहीं आई है, तो हम उसका हल निकालेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि हिंदी में ना समझाइए, तो देखिए इसमें कुछ उदाहरण ऐसे थे जो संस्कृत में थे, तो आपको शायद थोड़ा समझने में
दिक्कत हो, इसलिए मैंने बीच बीच में हिंदी के उदाहरण लिए हैं ताकि आप समास को आसानी से समझ सके। व्याकरण को, संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए हमें थोड़ी हिंदी व्याकरण को उसमें मिलाना बहुत जरूरी होता है, जब हम संस्कृत व्याकरण आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम नया चैप्टर लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।